हेलो, मेरा नाम सुभाष कुमार है और आप देख रहे हैं 3D फिजिक्स। चलिए, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ किस तरह से आया। देखिए, इसका जो बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है ये वो है इनवर्स स्क्वायर का लॉ। वो जो इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो एक्चुअली होता कहाँ से शुरुआत हुआ, वो ग्रेविटेशनल लॉ जब न्यूटन साहब ने दिए तो उसी टाइम से ये आया और उन्हीं के लगभग पैरेलल लगेगा आपको कि कूलम्ब्स लॉ भी है। एक्चुअली क्या है, हर मैटर के अंदर चार्ज होता है और मास होता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो चार्ज और चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसका कॉन्सेप्ट कूलम्ब्स लॉ से आता है, और जो मास के बीच फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल लॉ यानी न्यूटन साहब ने दिए इसको। देखिए, ये जो ईस्वी था जब उन्होंने एक अपना थ्योरी पब्लिश किया वो था 1686 यानी बहुत पहले, और उसके लगभग तकरीबन 110 साल के लगभग गैप के बाद ये 1785 ईस्वी में चार्ल्स अगस्टिन ने पब्लिश किया थ्योरी अपना, जो कूलम्ब्स लॉ के नाम से जाना गया। और ये जो पब्लिश किया इन्होंने वो पूरा का पूरा जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो सब के सब एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकली निकाला गया था। तो उसी प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट से जो इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव किए, आज हम उसको कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं और वो फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला बात कि ये एक्सपेरिमेंट से आया है, और दूसरा इसको लॉजिक से डिराइव नहीं किया जा सकता है। एकदम इंपॉर्टेंट ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये लॉजिक से डिराइव नहीं हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है। तो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया वो कुछ उन्होंने स्टेटमेंट के रूप में लिखा। वो स्टेटमेंट देखिए क्या है। कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से अगर देखें, के अनुसार देखें, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज। अब देखिए, दो पॉइंट स्टेशनरी चार्ज के बीच ये कहते क्या है, ये कह रहा है कि अगर दो पॉइंट चार्ज हो जाए, देखिए ये कह रहा है एक चार्ज Q1 है और एक क्या है Q2 है। ये हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है माइनस प्लस हो, और ये प्लस माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए, ये Q3 है और ये Q4 है। हमने दो पेयर चार्ज डिसाइड किया। ये कह रहा है इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज इज। कह रहा है कि दो पॉइंट स्टेशनरी चार्ज है, ये रेस्ट में चार्ज है, ये भी सिस्टम रेस्ट में है, तब इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा लगेगा। ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा प्लस प्लस के बीच, और अट्रैक्टिव होगा किसके बीच, यानी कि दो बॉडी अगर अपोजिट नेचर चार्ज का होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए यहां पे जो फोर्स है वो अट्रैक्शन वाला है, यानी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और यहां पे क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। तो यहां पे जो रिपल्सिव फोर्स है हम इस फोर्स का नाम देते हैं फिलहाल 1 ये अच्छा ये 1 है, ये 2 है, 2 मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है वो पेयर और ये पेयर रिपेल कर रहा है। अब इनके बीच का जो गैप है वो डिस्टेंस कह रहा है r है, 1 मान लेते हैं, यहां पे भी मान लेंगे r2। चलिए, ये दो पेयर है, आप किसी एक से डिसाइड कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। तो ये कह रहा है कि दोनों के बीच यानी 2 पॉइंट स्टेशनरी यानी दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो बल लगता है दोनों के केस में, चाहे वो अट्रैक्शन हो रिपल्सन हो, वो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। कह रहा है कि ये जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे अब हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो F जो 1 यहाँ पे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 यहाँ पे चार्ज है और ये क्या है Q2,
ये दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, ये बात ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट इसका करा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, करा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों के डिस्टेंस जो बीच इसके दोनों के चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। F1 आर स्क्वायर ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे हम R1 माने तो R1 मान लेंगे, जो यहाँ पे लिए उसी हिसाब से यहाँ भी वैसे ही होगा। यहाँ पे F2 की बात करेंगे तो ये किसके प्रोडक्ट के साथ ही होगा, Q3 और क्या यहाँ Q4 है, इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमने क्या माना है R2, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं 1/r², लेकिन ये किसका है 2 वाला नोटेशन दिया, तो ये अलग डिस्टेंस है इसलिए नाम R2 है, ये अलग डिस्टेंस है इसलिए नाम R1 है। हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर हो, ये हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो। तो ये बात कहा किसने, कूलम्स ने, यानी कि कूलम ने भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल लॉ से चुराया, कह सकते हैं उनके कॉन्सेप्ट को उठाया और उन्होंने उस सापेक्ष में टेस्ट किया और उनको जो रिजल्ट मिला वो इस तरह से था कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स होगा, चाहे वो एट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का यानी गुणनफल के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है, ये बात यही कहता है। दूसरा स्टेटमेंट इसका कहता है दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वर्ग दूरी के वर्ग, ये दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है इसका वर्ग और उसका व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती 1/r² कहते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको समानुपाती भी कह सकते हैं, 1/r² के समानुपाती है। तो ये दोनों टर्म बोलने पर तरीका पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे समझते हैं। r जो है वो f के क्या है, इनवर्सली है r², और पूरा 1/r² जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो चलिए इसको कंफ्यूजन नहीं लाइएगा दिमाग में, बस ये आप समझिएगा जो अभी आप देखें। इसके बाद एक और लाइन कह रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा इसको नेग्लेक्ट कर देता है, छोड़ देता है ये लॉ पढ़ते वक्त, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाले सरल रेखा के अनुदिश होता है, ये बड़ा कमाल का है। अच्छा देखिए, अगर आपको यहाँ पे एक फोर्स पॉइंट चार्ज दे दे और दूसरा चार्ज यहाँ पे दे दे, प्लस ही दे दे, तो आपको कहेगा कि ये चार्ज पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। और कैसा लगाएगा, रिपल्सिव लगाएगा। लगाएगा किधर, तो ऐसा नहीं कि ये इधर लगा देगा एक फोर्स और ये फोर्स इधर लगा देगा, नहीं लगा सकता है। तो सबसे पहला बात कहता है कि आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि ये किधर लगाएगा, तो ये लगाएगा इन दोनों के चार्ज को मिलाने वाला जो सरल रेखा होगा, इसी सरल रेखा के अनुदिश लगाएगा। जैसे अभी रिपल्सिव है तो ये इधर लगाएगा, देखिए अभी रिपल्सिव है तो ये इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला रिपल्सिव है तो ये वाला इधर नहीं लगा के बल्कि क्या लगाएगा, इधर। अगर यहां पे कहता कि ये नेगेटिव हो जाए, कोई नेगेटिव हो जाए, तब किधर लगाएगा, तो ये इधर नहीं लगा सकता, ये इधर नहीं लगा सकता, जिधर तिधर नहीं लगा सकता, लगाएगा किधर। तो पहले इसमें कह दिए हैं कि ये लाइन बनाएंगे, ये दोनों चार्ज को मिलाने वाला एक सरल रेखा होगा, उसी सरल रेखा के अनुदिश लगाएगा। तो देखिए यहाँ पे किधर फोर्स लगाएगा, ये सिंपल सा बात है, ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा। तो यही फोर्स हो गया जो यहाँ पे 2 माने थे, वो अट्रैक्टिव हो गया और ये क्या है, रिपल्सिव हो गया। अगर कोई चार्ज ऐसा हो जाए कि ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए, ये लाइन मिलाने वाला ये हुआ और ये वाला लाइन इधर हो गया, तो इसका फोर्स रिपल्सिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करता है, तो कर दिया। तो यहाँ पे फोर्स इसका मान लीजिए चौथा टाइप का फोर्स है, ये वैल्यू है इसका, फोर्थ जो नाम दिए हैं F4, नाम भी रखना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा 3 तरह का पेयर है, प्लस प्लस के बीच रिपल्सिव, माइनस माइनस के बीच रिपल्सिव। सिमिलर चार्ज रिपेल करता है, यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं जो चार्ज का प्रॉपर्टी था। दूसरा है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है,
तो अट्रैक्शन वाला फोर्स में देखिए दोनों एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेगा और यही फोर्स होगा। लेकिन जो फोर्स लगाने का तरकीब है वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि इधर उधर नहीं लगा सकता ये चार्ज, इस पे फोर्स कहीं भी नहीं लगा सकता सिवाय इस लाइन को छोड़ के। तो यही कहानी था। चलिए इतना सा था हमारा जो लॉ है। अब इससे रिलेटेड जो कई इंपॉर्टेंट बात है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर तब पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा हमको कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम का जो नियम है वो क्या क्या कहता है, कहां तक वैलिड है, इन सारे चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे और तभी आपको कूलम के नियम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कोई आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को एकदम लाइव पॉइंट फ्रेम बाय फ्रेम देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और मजा आएगा। आपको लगेगा कि हम कई चीजें जो है बड़ा यूनिक सीखे हैं, जैसे ये सब चीजें था। हो सकता है आपके मन में हो और नहीं भी हो, अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो इसको सीख लिए तो आपके लिए फायदेमंद है। तो चलिए अगला जो पॉइंट बात करेंगे हम, वो बात करेंगे कि अगर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना होगा, तो इसको पूरा आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए हमने जो वो कूलम्स लॉ का देखा, स्टेटमेंट 2 देख लिए, अब उसी 2 से हम आगे फार्मूला बनाएंगे जो हमारे काम का होगा और उस पर न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया बनाएंगे जो कि आपको नीट का, जेई का और बोर्ड लेवल का तीनों में काम आएगा। हाँ, एडवांस का उतना डिटेल नहीं जा सकते हैं, हम जो बात कह रहे हैं वो एकदम रियल बात कर रहे हैं। लिख देंगे एडवांस का होगा बोर्ड से भी नीचे, वो ऐसा नहीं करेंगे। आपको जो बात कहेंगे हम कि ये नीट का है तो बिल्कुल नीट के लेवल का है, बोर्ड लेवल का है तो बोर्ड लेवल का है, ये एकदम आपको क्लियर करके देंगे, कोई धुरवा वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हाँ, अगर हम जनरल केस ट्राई करते हैं, लिखते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q1 और इसके बीच एक दूसरा चार्ज है प्लस Q2 और इस लाइन को मिलाने वाला रेखा है कोई जो इधर से उधर जा रहा है। अब जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, वो फोर्स तो रिपल्सिव लगेगा। तो लगा दीजिए इसमें F, इधर भी F लगा दीजिए। फिलहाल हम जब मान लेते हैं कि दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा है, ये हम मान के चलते, प्रूफ वीक हो जाएगा आगे जब हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कि दोनों पर बराबर फोर्स लगता है। और इससे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी है एक्सरसाइज में कि बराबर कितना होगा, अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बस आप वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए इनके बीच जो, इसके बीच जो दूरी है वो सिंपल जनरली हम r मान लेते हैं। अब हम जो इस स्टेटमेंट था कूलम्स को उसको मिलाते हैं। पहला उसने कहा कि Q1 और Q2 यानी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, ये बात इसने कहा। दूसरा इसने कहा इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, अगर बॉडी एक्सटेंडेड है तो सेंटर से लेंगे, अगर बॉडी एक्सटेंडेड नहीं पॉइंट है तब तो कोई डिस्टेंस सेंटर की बात ही नहीं है, जहां सेंटर है वही सब चीज है। तो देखिए ये बात इसने कहा कि अगर कोई बॉडी ऐसा है तो इसमें थोड़ा सा लागू नहीं होता है सही ढंग से, इसमें इस तरह से लेंगे सेंटर से, तब ऐसा लेंगे तो वो डिस्टेंस का आपको पंगा खत्म हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, एक्यूरेट जो आप फोर्स जितना कहेंगे वो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें अलग सा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जैसे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं जो यहाँ पे हमको कह रहा है, F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के स्क्वायर का है। अब दोनों को मिला दीजिए Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखिए F का जो फार्मूला आया, अब किसी ना किसी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो लगा दिए एक कांस्टेंट, भाई क्या दिक्कत है, और ये हो गया R स्क्वायर। यहां तक हो गया क्लियर, ये फार्मूला हमारा बन गया। अब जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाए थे जरा ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई इसने कुछ है, यानी कि ये फ्री है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम के केस में जो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है, वैल्यू है, वो इस के का नाम दिया गया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हैं, कूलम्बिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसका नाम आप दे सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब कांस्टेंट, इस तरह से नाम दे सकते हैं, यानी स्थिर वैद्युतिकी और कूलम के नियतांक, इसको ये कहते हैं। और वैक्यूम में जो इसका वैल्यू है, वो इसका वैल्यू को अगर हम लिखें
तो 1/4πε0 होता है। इस तरह से और भी इसको फर्दर देखें कि इस के अंदर और भी कुछ क्वांटिटी है मौजूद जिसको कि ये 4πε0 कहते हैं, और इसका जो पूरा का पूरा वैल्यू है, लगभग इसका जो वैल्यू है वो 10⁹। अच्छा, इसका यूनिट निकालने बोले तो आप कैसे निकालिएगा, चलिए इसका देखते हैं यूनिट के लिए। यूनिट फॉर के, तो के बराबर एक तरफ कर दीजिए, एफ इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2। देखिए यहाँ के एक तरफ रह गया, एफ आर स्क्वायर हो गया, कर दिए एफ आर स्क्वायर, 2Q को नीचे ले आए, नीचे ले आए। अच्छा, के का यूनिट अगर लिखिएगा, यूनिट ऑफ के, तो क्या हो जाएगा, एफ का क्या होता है न्यूटन, और आर का क्या होगा मीटर का स्क्वायर, और कूलम, क्यू का क्या होता है चार्ज, चाहे कोई भी हो 1 2 कूलम ही यूनिट होगा, इसका भी क्या होगा कूलम, तो कूलम गुना कूलम हो जाएगा। यानी कि क्या लिख सकते हैं आप इसका यूनिट के तौर पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा कूलम -2 हो जाएगा, तो यही यूनिट हो गया। तो यहाँ पे लगा देते हैं फिलहाल न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्लस क्या है कूलम -2। अच्छा देखिए, ये लिखने का भी तरकीब है, ये सी बड़ा है और ये एम छोटा है और ये एन कैपिटल है, तो एन और सी कैपिटल है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लिख दीजिएगा ऐसे किसी तरह से तो काम चल जाएगा, नहीं, ये कतई गलती नहीं कीजिएगा। देखिए, ये जो कैपिटल जहां है वहां कैपिटल होगा, और ये यूनिट लिखने का वे था, हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो इसमें था। तो देखिए, ये हमने देखा, यूनिट लिख लिए, ये जो फॉर्मूला है या जो ये वैल्यू है ये क्या है फ्री स्पेस का। तो चलिए, अभी हमने कूलम्स लॉ को पूरा देखा, और कूलम्स लॉ का एक पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कूलम्बिक कांस्टेंट जिसको कहते हैं, यानी जो कूलम्स का जो कांस्टेंट आया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, उसके बारे में पूरा आपको सही से हो सकता है नॉलेज नहीं हो, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या क्या हो सकता है। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे चॉइस पे, क्योंकि ये कांस्टेंट होता तो है लेकिन वो फिर भी आप किस तरह का ले रहे हैं सिस्टम में उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए किस पे डिपेंड करता है, पहला है यूनिट्स पे, आप कौन सा सिस्टम में ले रहे हैं। के का मान आप ऐसा नहीं कि हर जगह पे ऐसा ले लें, 9 × 10⁹ जो है वो हर समय ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते। कई बार ऐसा क्या करते हुए बच्चा जो है गलत क्वेश्चंस का आंसर ले आता है, उसको लगता है कहाँ गड़बड़ है पता ही नहीं चलता है, उसको तो लगता है के का मान यही हमको बार बार बताए। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये यूनिट्स पर डिपेंड करता है किस तरह के सिस्टम में आप ले रहे हैं। अगर एसआई में ले रहे हैं तो के का मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है स्क्वायर का, ये फ्री स्पेस के लिए है ऐसा वैल्यू। और इसका भी सीजीएस में जब आप ले जाइएगा यूनिट को तो इसका वैल्यू कुछ और होगा, इसका हो जाएगा के का मान सीधा 1 हो जाता है। अब आपको लगेगा कहीं 1 ले रहे हैं कहीं 9 × 10⁻⁹, दोनों के नंबर में तो अंतर है, बिल्कुल नंबर में अंतर होगा क्योंकि इसके यूनिट्स में भी तो अंतर है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा चीज दे दे, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ऐसा आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई ये एक चार्ज है जिसपे कि 5 ESU है चार्ज है, और एक में इधर जो दूसरा चार्ज है वो 2 ESU है। ESU आप जानते हैं यूनिट है चार्ज का सीजीएस में, और ये कह दे कि ये 2 सेंटीमीटर है, आप इसके ऊपर फोर्स निकालिएगा, तो आप तो धड़ाक से लिख दीजिएगा फोर्स बराबर के Q1 Q2/r² लिख तो देते हैं, लेकिन गलती यहीं पे कर देते हैं कि इसको आप 9 × 10⁹ लगा देते हैं। ये समझ लीजिए कि यानी कहानी खत्म हो गया, क्योंकि ये जो के का मान है, के का जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ तो है, दरअसल ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम -2 का है। आप जो इसको यूज कीजिएगा, अगर यहाँ पे आप लगाए ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 5 लगाइएगा, यहाँ 2 लगाइएगा और यहाँ पे लगा दीजिएगा 2, तो ये वाला तो सिस्टम में क्रैश हो गया। एक सिस्टम जो है वो MKS है, SI है, दूसरा है CGS, दो क्रैश हो गया सिस्टम, इसलिए नहीं हो सकता इसमें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक सिस्टम में लाइएगा तभी ये सॉल्व होगा। जैसे कि के का मान 1 होता है, ये डाइन होता है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, और ये होता है ESU का स्क्वायर -2। चलिए ठीक है, तो अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप इसको 1 लीजिए, तब आप इसको 5 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, और इसको फिर 2 का स्क्वायर भी ले लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो भी फोर्स आएगा वो एक्चुअली क्या इसमें आएगा, डाइन में आएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
लेकिन अगर आप इसको 10⁹ ले लेते हैं 9 के साथ और यहाँ 5 के 5 ही रख लेते हैं, तब कहीं ना कहीं वो सिस्टम ही क्रैश हो गया। आपका फॉर्मूला का जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं वो आंसर नहीं मैच करेगा। तो ऐसी गलतियां होती है कि हम सिस्टम को ही छोड़ देते हैं, एक सिस्टम दूसरा ले लेते हैं, नंबर दूसरे सिस्टम का उठा के ले लेते हैं, तो ये सिस्टम एक दूसरे में क्रैश कर गया। इस तरह का आंसर आपका नहीं निकलेगा और वो गलत होगा, कहीं प्रैक्टिकली वैलिड नहीं होगा वो। तो देखिए सबसे पहला ये, अगर आप सीजीएस में ले रहे हैं तो के का मान 1 लीजिए, और आप सभी चीज सीजीएस में ले लीजिए। लेंथ, अगर एक फोर्स के अंदर लेंथ है, लेंथ भी सीजीएस में सेंटीमीटर में ले लीजिए। उसके अंदर चार्ज का अमाउंट होता है, चार्ज का अमाउंट ईएसयू में होता है सीजीएस में, उसको ले लीजिए। और नहीं तो फिर इसको कन्वर्ट कीजिए, मीटर में इसको ले जाइए, इसको ईएसयू को कूलम में ले जाइए, तब के का मान ले लीजिएगा इसमें, तब वो सही हो जाएगा। अदरवाइज अभी फिलहाल ये सही नहीं है, ये सही है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आप के का मान हमेशा ये नहीं ट्रीट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है किस सिस्टम में। तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा जो है, के का मान जो है और डिपेंड करता है किस पे, इसके वैल्यू पर, यानी किसके वैल्यू पर, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसका जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हो सकता है यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगता हो, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, चार्ज का अमाउंट फिक्स्ड है, डिस्टेंस भी फिक्स्ड है। इसी सिस्टम में एक माध्यम हमने लगा दिया, वुड, लकड़ी रख दिया इसके बीच में भर के, और फिर हमने इस लकड़ी को हटाया और सिस्टम का वही रहने दिया, चार्ज वही है पहले वाला, ये वाला भी चार्ज वही वाला है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या भर दिया, सैंड भर दिया। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि 10 न्यूटन होगा, अगर ये 10 न्यूटन होगा तो ये गलत होगा, कुछ ना कुछ फोर्स इसका चेंज होगा। वो चेंज होगा, अभी हम नहीं कह सकते कि ये 11 हो जाएगा कि 10 9 हो जाएगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वैल्यू हो सकता है कि बदल जाए। हो सकता है आप यहाँ पे वाटर लगा दीजिए, तो जैसे ही वाटर लगाइएगा इसका भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यानी कि क्या नजर आ रहा है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मीडियम पे। और ये बड़ा खूबसूरती है इसका कि ये जो मीडियम पे डिपेंड करता है, ये कई कई जगह पे हमको एडवांटेज देता है, और यही एडवांटेज हम उठाते हैं कैपेसिटर में, तो कहीं ना कहीं फायदा होता है। कुछ जगह पर ये नुकसान भी देता है कि फोर्स को घटा देता है, रिड्यूस कर देता है, हमको ज्यादा चाहिए। तो दोनों चीजें हैं, इससे जुड़ा हुआ चीजें हैं, हमारे एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके आगे हम देखेंगे कि के का जो मान है वो किस पे डिपेंड करता है फर्दर आगे। तो देखिए के का मान यहां पे तो हमने देखा, अब आते हैं मीडियम वाले पे, कॉन्सेप्ट पे। ये यूनिट का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस में लेना है और कब लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ये इसके अंदर एक और फैक्टर होता है जिसको कि हम आगे देखेंगे। जैसे कि ये एक चार्ज यहाँ पे प्लस है, दूसरा चार्ज ये वाला है Q2, और इसके बीच में डिस्टेंस R है, ये वैक्यूम है। तो इसमें एक एप्सिलॉन नोट होता है जो फोर्स का फार्मूला। तो फोर्स का बेसिक फार्मूला जो था आपने के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिखा था, अब जो लिखेंगे वो असल में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर Q1 Q2। ये कहानी हो गया। ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। तो वैक्यूम का फार्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर Q1 इंटू Q2। कहानी क्लियर है यहाँ पे। ये जो एप्सिलॉन नोट है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम देखते हैं कि ये जो फोर्स का जो कांस्टेंट था, कूलम कांस्टेंट, वो भी किसी ना किसी अंदर के फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या है, तो देखिए वो फैक्टर क्या है। तो जैसे कि हम फोर्स का वैक्यूम में अगर हम देखें तो उसका एक और चीज नाम दिया गया जिसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वो परमिटिविटी को अगर हम पूरा लिखें तो के का जो असली वैल्यू है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये कहलाता है ये। लेकिन के अंदर में 4 है, पाई है और एप्सिलॉन नोट है, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नोट क्या है, यहाँ पे एक नया टर्म है जिसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो एप्सिलॉन नोट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर ये सिंपली सिर्फ एप्सिलॉन लिख दिया जाए तो इसको पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम।
यहाँ पे आपको 3 टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक एप्सिलॉन आर, इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, और इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान से देखिएगा, ये 3 टर्म जो है आपको दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी आप कूलम्स लॉ को क्लियर समझ पाइएगा और कहीं पे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा जब आप एम करीम एससी वर्मा का सॉल्व कर रहे होंगे तब। ये 3 टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए एप्सिलॉन नोट है तो इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन खाली है इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होता है, लेकिन यहाँ पे एक है रिलेटिव वर्ड। रिलेटिव मतलब है रेशियो, और दोनों का रेशियो होता है। क्या रेशियो होता है वो आगे देखेंगे, पहले अभी हम समझ लेते हैं टर्म के बारे में। एप्सिलॉन आर का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी और इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको कभी कभी लोग के कैपिटल से भी रिप्रेजेंट कर देता है, ध्यान से देखिएगा। एप्सिलॉन आर को कैपिटल के से करते हैं। अच्छा आपको लग रहा होगा तब फिर ये के क्या है, यहाँ पे भाई ये स्मॉल के यूज करते हैं, ये बात ध्यान से देखिएगा। ये कैपिटल के से डिनोट करते हैं, सिर्फ फंडा है लेटर के कैपिटल लेटर और यहाँ क्या है स्मॉल लेटर। ये फर्क आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर होता है, कभी कभी उस तरह से करते हैं। बेसिकली आपको अगर दिक्कत हो तो एप्सिलॉन आर से कर सकते हैं, क्लियर है। किसी में एप्सिलॉन आर लगा है, किसी में नहीं लगा, और किसी में नोट लगा, जीरो लगा, उसको बड़ा नाम क्लियर हो गया आपको तीनों। अब हम समझते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, ये करता क्या है। तो देखिए ये क्या आता है, इसका डेफिनेशन से अगर देखें थोड़ा सा, जिससे हम इसको जानते हैं कि परमिटिविटी समझ सकते हैं क्या है, वो देखिए इस तरह से। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यानी दो चार्ज अगर ये यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे एक प्लस है, तो इसके बीच में अगर मान लीजिए आप वैक्यूम कर देते हैं या लकड़ी भर देते हैं, वुड भर देते हैं, तो इस वुड भरने से जो यहाँ पे फोर्स पैदा होगा, हो सकता है कि ये वुड भरने से 10 न्यूटन लग रहा हो और ये डिस्टेंस आर आपने रखा। तो अगर ये इसी चार्ज सिस्टम को उठा के आप किसी दूसरे चार्ज जगह पर रख दें जहां पे आपका मीडियम जो है वो सैंड भर जाए, पूरा बालू भर जाए, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो किसके बीच में होगा, सैंड के बीच। लिख देते हैं, सिर्फ नोटेशन है ये सैंड। तो ये हो सकता है कि 8 न्यूटन हो जाए या हो सकता है 12 हो जाए, लेकिन 10 तो नहीं होगा, 10 से अलग होगा। ये बात थोड़ा सा इसमें आता है, एक्सपेरिमेंटल है ये सब चीजें। अगर आपको नहीं लगता है, भरोसा करना है हम पे, कूलम पे, तो करिए एक्सपेरिमेंट, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने किया इतना बार तभी तो इसको लिखा है। अब देखिए इसके बाद अगर यही चार्ज सिस्टम को आपने उठाया, Q1 था, ये Q2 था, ये 1 है और ये 2 है, इसको रखा आपने, डिस्टेंस यहाँ भी नहीं बदला, यहाँ भी डिस्टेंस आप मत बदलिए, लेकिन यहाँ पे फोर्स आप वाटर रख दीजिए। अब की बार आप देखिएगा जो फोर्स वाटर के बीच में होगा वो कुछ और होगा, ना कि 10 होगा। 10 तो नहीं हो सकता, यहाँ भी 10 नहीं हो सकता यहाँ पे। ये बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट निकल कर आया बाहर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि भाई दो चार्ज सिस्टम है, इसके डिस्टेंस फिक्स है, आप इसको हवा में ले जाइए, आप इसी सिस्टम को पानी में ले जाइए, कोई चेंज नहीं किया, डिस्टेंस नहीं चेंज किया दोनों के बीच, चार्ज का अमाउंट नहीं बदले, आप देखिएगा फोर्स बदल गया। जो 5 न्यूटन लग रहा था हवा में, यहाँ पे 2 न्यूटन लगने लगा। किसी और जगह पर रख दिए और बीच में कुछ और भर दिए तो ये 1 न्यूटन लगने लगा। ये इससे क्या है कि फोर्स वैरी कर रहा है, दो चार्ज के बीच क्या रखे हैं, मीडियम डिसाइड करता है फोर्स। तो परमिशन कौन दे रहा है, मीडियम दे रहा है, इसी के टर्म से उठा के लाए परमिटिविटी। अब देखिए इसका जो डेफिनेशन है हिंदी में, देखिए क्या, इसको हिंदी में कहते हैं परमिटिविटी को वैद्युतशीलता। भाई ये निर्वात का भी हो सकता है, किसी माध्यम का भी हो सकता है, तो सिर्फ हम बात करते हैं परमिटिविटी, वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, विद्युत बल को निश्चय करता है, निश्चित करता है कितना होगा, डिसाइड करता है। ये बात ये कहलाता है परमिटिविटी। तो आई होप कि परमिटिविटी आपको क्लियर हो गया होगा, और परमिटिविटी क्लियर हो गया होगा तो देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन होगा वो किसके लिए होगा, वुड के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा एप्सिलॉन, यहाँ पे सैंड के लिए होगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होगा, किसी दूसरे माध्यम है वाटर के लिए। तो सभी का अलग अलग होता है। तो चलिए इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो तीनों माध्यम पे बदलते हुए देख रहे हैं। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दुनिया, अगर इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता
तो कितना मजेदार होता है और दुनिया ही बदल गई होती है। अभी तक कुछ और हो रहा होता है दुनिया में। देखिए कैसे, आप इसको एक बार उतार लीजिएगा, हम हटते हैं। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी तरह से है। ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है एक वस्तु में मास है m1 है, दूसरे में m2 है, ठीक है, रख दिए, ये r डिस्टेंस है, रख दिए, और इसके बाद Fg है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है, ये सिर्फ नोटेशन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ये Fg रहने दीजिए, छोड़िए सर, इसको कहते हैं G m1 m2। ये भी कहता था कि जो न्यूटन ने कहा कि दोनों के मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट का, कर दिए, करा है दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी तो वही कह रहा है, लेकिन वो सिर्फ चार्ज के बारे में बात कर रहा था। अब दोनों को मिलाया तो इसने एक चीज लाया, m1 इंटू m2 बटे क्या है r स्क्वायर। अब इसने एक का बात कहा कि ये जो g आएगा यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का इसने g नाम ही दे दिया। नाम g इसलिए पड़ गया क्योंकि ग्रेविटेशनल वर्ड से आया तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया। अब सवाल है, क्या ये g मीडियम पे डिपेंड कर रहा है? अभी तो हमने देखा कि F का जो फॉर्मूला था वो था k q1 q2 बाय r स्क्वायर। हमने देखा कि ये जो k है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। क्या ये भी मीडियम पे डिपेंड करता है जी? तो बिल्कुल नहीं करता है। ये बड़ा कमाल का इसने कहा, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी पूरे यूनिवर्स में सेम वैल्यू होता है चाहे किसी भी मीडियम में चले जाए। कहने का सेंस क्या है, आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है अगर यहाँ पे वैक्यूम है, फिर इसी सिस्टम से वैक्यूम के बीच से हम चार्ज को हटाए, मास सिस्टम को हटाए और हम ले गए वाटर के बीच में इसको, तो भी ये कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन। मतलब क्या है कि वैक्यूम रहे, वाटर रहे, इसके बीच में या कुछ भी रहे मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मास दूसरे मास पर जितना फोर्स लगा रहा है ये एकदम लगाते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन आए हैं बीच में, इससे कोई लेना देना। ये फोर्स बड़ा कमाल का यूनिवर्स में आया नजर कि इस तरह का होता है, ये भी एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं आ रहा है। अब देखिए अगर ऐसा होता, इसमें चार्ज वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगता, तो हमारा दुनिया कैसे बदलता। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर ये मान लीजिए चार्ज के तरह कॉन्सेप्ट आता, माध्यम पे बदल जाती, तो हम क्या करते? हम एक ऐसा मटेरियल रखते पैर के नीचे जिसमें ग्रेविटी को ब्लॉक कर देता। जैसे कि ये आदमी खड़ा है और ये एक ब्लॉक पर खड़ा है और अर्थ यहाँ पे है, तो क्या होता है यहाँ पे इसको फोर्स जो पहले लग रहा था बिना ब्लॉक का, तो वो मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा था या 700 न्यूटन लग रहा था, मान लीजिए ये खींच रहा था पृथ्वी अर्थ इसको। अब हम इसके बीच में एक ब्लॉक रखे जो ग्रेविटी को रोक रहा है, जो कम कर दे रहा है, तो ये मान लीजिए 50 न्यूटन लगेगा। अब इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे जंप मारेगा और उड़ते चला जाएगा, बहुत ऊंचा उठेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जूता में वो मटेरियल घुसाते और जंप करते और ऊपर चले जाते। फिर एरोप्लेन में कम फ्यूल खर्च होता, कैसे कि एरोप्लेन के नीचे वो सीट बना लेते चादर के तरह, और वो सीट लगा देते, बिछा देते, वो फिर उड़ने में आसान हो जाता। तो कोई भी चीज आसानी से उड़ जाता, ग्रेविटी का फील्ड कम, फोर्स कम पड़ जाता। तो ऐसा होना से आप सोचिए दुनिया कैसे बदल जाता। तो गजब है। आपका भी मन करता कि छत पर से कूद जाए, ज्यादा फोर्स से न स्पीड से गिरे, तो स्लो हो जाएंगे कब? जब आप नीचे एक ब्लॉक लीजिएगा जिससे ग्रेविटी क्या हो जाए, कम हो जाए, भट से उस पर चढ़िएगा और उससे कूद जाइएगा। कितना मजेदार चीज है, कहीं भी आप जा सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, किसी भी चीज को उड़ा सकते हैं। ये सब चीजें पॉसिबल हो जाता अगर ये ऐसा व्यवहार शो करता तब। लेकिन ग्रेविटी इस पर किसी को लेना देना नहीं है। ग्रेविटी कहते हैं ना, धरती माता बड़ा कमाल का होता है, कोई भेदभाव नहीं करता है भाई, आप क्या हो नहीं हो, उसके बीच में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, कोई मेडिएटर का रोल नहीं है इसमें। तो ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका मीनिंग कि कहीं भी चले जाइए कोई बदलाव नहीं आएगा उसके वैल्यू में, क्योंकि वो मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करेगा, इसमें डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है तो हम इसका वैल्यू डिसाइड करेंगे कि कितना होता है, क्योंकि हर मीडियम का अपना अपना वैल्यू होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 5 होगा। अब वो वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो आपको कैलकुलेशन में उसको यूज करना है। क्लियर है? चलिए अभी हम इसके बारे में अब देखेंगे। जो परमिटिविटी आपको समझ में आ गया, एक टर्म नया बताए थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बारे में बात करें।